2020 के शुरुआत में कोविड ने हमारे पूरे वर्तमान को उलट पलट कर रख दिया है। जहां एक और हजारों लोगों ने अपनों को खोया, तो वहीं लाखों हाथ किसी अजनबी की जान बचाने के लिए उठ खड़े हुए। ब्लैक बॉक्स के इस एपिसोड में आज हम पंडिता रमाबाई को लेकर आए हैं। पंडिता रमाबाई, जिनका जन्म 1858 में कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे मूल रूप से एक समाज सुधारक थीं, लेकिन उन्होंने औरतों की शिक्षा को लेकर खासा काम किया। पंडिता रमाबाई के समय में अकाल और प्लेग दोनों एक साथ आए। जब वे 16 साल की थीं, तब उन्होंने अकाल में अपने माँ, पिता और बड़ी बहन को खो दिया। उनके इस दुख ने जहां एक तरफ उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी निडरता ने उन्हें हजारों लड़कियों, अकेले छोड़ दी गई विधवाओं और छोटे छोटे बच्चों की जान बचाने और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने का जज्बा दिया। वे अंग्रेजी शासन के खिलाफ अकेली खड़ी हो गईं, उससे भिड़ गईं और उसके बाद अखबारों और पत्रिकाओं के जरिए उन्होंने प्लेग महामारी का सच पूरी दुनिया के सामने रखा। ब्लैक बॉक्स का यह एपिसोड समर्पित है उन तमाम वॉलंटियर्स के नाम जिनके चेहरे भले ही अलग अलग हों, लेकिन कैनवस को अगर बड़ा करके देखा जाए तो सब में एक झलक रमाबाई की भी मिलती है। बात 1874 की है। उस वक्त पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा था। चारों तरफ लोग भूख से मर रहे थे। मेरे परिवार के हिस्से भी भूख से मौत लिखी थी। मैंने अकाल में अपने माँ, पिता और बड़ी बहन को खो दिया। इसके बाद मैंने अपने भाई श्रीनिवास के साथ उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक तकरीबन 4000 मील की पैदल यात्रा की। फिर हम कलकत्ता पहुंचे, जहां से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हुई। 1890 में फिर से अकाल पड़ा। मैं अकाल की चपेट में आए इलाकों की तरफ निकल गई। सबसे पहले मैं सोहागपुर पहुंची। वहां अस्पताल के बाहर नीचे कहीं जाने वाले जाति के 3 बच्चे दिखे। उनमें से एक 7 साल की लड़की और 5 और 3 साल के 2 लड़के थे। ओह, उनके कंकाल जैसे शरीर और सिकुड़े हुए चेहरे में आज भी नहीं भूल पाती हूँ। तहसीलदार को खोजने के चक्कर में वो बच्चे हमारी आंखों से कहीं ओझल हो गए। बाद में पूरा शहर ढूंढने के बाद भी वो बच्चे हमें कहीं नहीं मिले। शायद उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया होगा। मैं 60 विधवाओं को पूना शारदा सदन लाने में कामयाब रही। उनके रहने, खाने और कपड़े का इंतजाम करना बहुत खर्चीला था। शारदा सदन की लड़कियों ने अपने रोजमर्रा के खर्च में से कटौती करके हमें पैसे भेजे। सदन में जो ऊंची जाति की विधवाएं थीं, उन्होंने पहली बार झाड़ू अपने हाथ में पकड़ी और अपनी मेहनत की कमाई से 3 रुपए अकाल राहत कोष के लिए दान किए। अमेरिका के अनाथ हों या चीन के दंगा पीड़ित या भारत के दीन दुखी लोग हों, शारदा सदन की लड़कियों ने अपना पेट काट काट कर हमें चंदा भेजा। लेकिन बुराई ढूंढने वालों ने मेरे इस काम में भी कमी निकालनी शुरू कर दी। उनका कहना था कि चूंकि शारदा सदन में अब ऊंची जाति की विधवाओं को लाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं दंगा पीड़ित औरतों को लाकर संख्या बढ़ा रही हूं। इससे मैं परेशान नहीं हुई और मैं अगले ही पल अपने साथियों के साथ फिर से दंगा पीड़ित इलाकों की तरफ निकल गई। वहां चंद घंटों के लिए हम किसी सड़क या किसी जंगल के किनारे रुकते थे और फिर चल पड़ते थे। एक बार 8 या 9 साल की 2 लड़कियां भूख से जंगल में भटक रही थी और एक भूखा भेड़िया उनकी ताक में था। ईश्वर का शुक्र है कि हम उन दोनों लड़कियों को बचाने में कामयाब हो गए। उनमें से एक ब्राह्मण थी और एक दलित। बैलगाड़ियों के हमारे इस काफले में अकाल से पीड़ित बेसहारा लड़कियां शामिल होती चली गईं। ये वक्त इतना बुरा था कि लोग रुपया आने के मोल अपनी बेटियों को बेचने को तैयार थे। मेरा जब अकाल से जुड़ा हुआ अनुभव अखबार में छपा, तो कई कोनों से राहत के नाम पे मदद मिलने लगी। भारत के कई हिस्सों में अनाथाश्रम खोले गए
और अकाल राहत कोच बनाए गए। तभी एक दूसरी मुसीबत हमारे सर पे आ पड़ी। 1896 में प्लेग की महामारी फैल गई। सरकार ने बाहर से बीमार अकाल पीड़ितों को सदन में लाने पर रोक लगा दी, जिससे सदन में बीमारी ना फैल जाए। सदन के चारों तरफ यूरोपीय लोगों के बड़े बड़े घर थे, इसलिए वहां कोई प्लेग का मरीज ना रहे, इसकी निगरानी की गई। बीमार लड़कियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और नई लाई गई लड़कियों को 48 घंटे के अंदर सदन छोड़ने का आदेश दे दिया गया। – 1899 में तकरीबन 9 साल बाद फिर से अकाल आया। हमने अपने पड़ोसी गांव वालों को काम और खाना पानी देकर मदद करने की कोशिश की। बंबई से लेकर गुजरात, पूना और राजपुताना के बड़े बड़े हिस्सों में भयंकर हाहाकार मचा हुआ था। हम वहां भी मदद के लिए पहुंचे। सदन में लंबे समय से काम करने वाली भीमाबाई, गंगाबाई और काशीबाई ने बागडोर संभालते हुए जबरदस्त काम किया। वे अकाल पीड़ित लड़कियों की तलाश में गांव, शहर, जंगल सब जगह भटकती रहीं। सरकार ने प्लेग की रोकथाम की बड़ी ढीली ढाली व्यवस्था की थी। उसके नाम पर औरतों के साथ बहुत बेरहमी से पेश आया जा रहा था। प्लेग अस्पताल का मेरा खुद का अनुभव बहुत बुरा है। उस जगह मरीज कैसे रहेंगे जहां मच्छर और खटमलों की भरमार हो। पूना में प्लेग के दौरान ब्रिटिश सेना को घर घर की जांच करने और दवाओं का छिड़काव करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सैनिक लोगों के साथ बहुत बेरहमी से पेश आ रहे थे। ब्रिटिश सेना के जुल्मों के बारे में मैंने बॉम्बे गार्डियन को एक खत लिखा। मैंने उस खत में लिखा कि कैसे अस्पतालों और कैंपों में जवान लड़कियां और औरतें सुरक्षित नहीं हैं। इंग्लैंड की संसद में मेरा यह खत पढ़कर सुनाया गया, जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। पर अंग्रेज सरकार ने इसे अपने ऊपर झूठा आरोप बताया। सच्चाई की जांच करने के लिए एक आयोग बैठा दिया गया। मैंने खत में जो कुछ भी लिखा था उसकी पूरी जिम्मेदारी ली और अपने कहे गए एक एक शब्द पर मैं डटी रही। ये थी रमाबाई। भय नाही, खेद नाही, ये पंडिता रमाबाई के अपने शब्द हैं। कई तरह के उतार चढ़ाव और उहापोह के मौकों पर भी डर उनके आड़े नहीं आया और उन्होंने जो भी फैसले लिए उस पर उन्हें कभी कोई अफसोस नहीं हुआ। ये कहानी सिर्फ एक रमाबाई की नहीं है, ये भारत के हर शहर, हर गांव, हर गली में रहने वाले हर उस शख्स की कहानी है जिसने कोविड के दौरान अपने ऑटो में बैठाकर किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाया या दिन रात खाना बनाकर अकेले और असहाय लोगों का पेट भरा। ये कहानी उन डॉक्टर और नर्सों की है जिन्होंने लगातार 20-20 घंटे काम करते हुए लोगों की जानें बचाई। ये कहानी इन सबके भीतर बसी हुई रमाबाई की कहानी है।